रोमांटिक एज व्हेन लिटरेचर रिबेल्ड अगेंस्ट लॉजिक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के उस पीरियड की बात करने वाले हैं जिसने लिटरेचर की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एक सीन इमेजिन कीजिए। आप 18th सेंचुरी के इंग्लैंड में रह रहे हैं। एक तरफ फैक्ट्रीज का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, मशीन्स की आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही हैं, सिटीज रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, साइंस प्रोग्रेस कर रही है, लॉजिक को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और फिर अचानक कुछ यंग पोइट्स स्टेज पर आते हैं और कहते हैं बस बहुत हो गया, इंसान सिर्फ दिमाग ही नहीं रखता, उसके पास दिल भी है और लिटरेचर का ताल्लुक दिल से भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यही मूवमेंट रोमांटिक मूवमेंट की बर्थ है। रोमांटिसिज्म सिर्फ एक लिटरेरी मूवमेंट नहीं थी, ये एक रिबेलियन थी, रीजन के अगेंस्ट नहीं लेकिन रीजन की डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की। अब जरा यूरोप की तरफ चलते हैं। 1789 में फ्रांस में एक इवेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। जी हाँ, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उसने 3 स्लोगन्स दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए, सदियों से किंग्स और एरिस्टोक्रेट्स पावर को एंजॉय कर रहे थे और अचानक अवाम ने कहा हम भी इम्पोर्टेंट हैं। ये आइडिया यूरोप की यंग जनरेशन के लिए बहुत एक्साइटिंग था। पोइट्स भी इंस्पायर हुए, राइटर्स भी, इंटेलेक्चुअल्स भी। रोमांटिक पोइट्स को लगा कि फ्रीडम सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए, लिटरेचर में भी होनी चाहिए। इसीलिए रोमांटिक पोएट्री में फ्रीडम का स्पिरिट हर जगह नजर आता है। अब हम बात करते हैं सोशल बैकग्राउंड की। अब इंग्लैंड की तरफ आते हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, फैक्ट्रीज बन रही थी, मशीन्स आ रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। लेकिन स्टूडेंट्स, हर सक्सेस की एक कॉस्ट भी होती है। जितनी फैक्ट्रीज बढ़ रही थी उतना नेचर पीछे रह रहा था, जितनी सिटीज ग्रो कर रहे थे उतनी सिंपलिसिटी कम होती जा रही थी। लोग मशीन्स की तरह काम करने लगे और रोमांटिक पोइट्स ने ये सब देखा। उन्होंने महसूस किया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट खो रही है और वो इम्पोर्टेंट चीज थी ह्यूमन सोल। इसीलिए रोमांटिक पोइट्स फैक्ट्रीज से ज्यादा फॉरेस्ट को पसंद करते थे, मशीन से ज्यादा माउंटेन्स को और सिटीज से ज्यादा विलेजेस को। अब आते हैं लिटरेरी बैकग्राउंड की तरफ। अब स्टूडेंट्स, रोमांटिक एज को समझने के लिए हमें उसके लिटरेरी पेरेंट को देखना होगा। जी हाँ, और वो था न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल राइटर्स कहते थे बी रीजनेबल, फॉलो रूल्स, मेंटेन बैलेंस। रोमांटिक पोइट्स कहते थे ठीक है लेकिन फील भी तो करो। उन्हें लगता था कि लिटरेचर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गया है, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड और ये प्रोसेस में इमोशन कहीं खो गए हैं। इसीलिए रोमांटिक पोइट्स ने लिटरेचर को वापस ह्यूमन बना दिया। द बुक दैट स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन। अब स्टेज पर 2 दोस्त एंटर होते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। 1798 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की, लिरिकल बैलेड्स। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक बुक नहीं थी, ये रोमांटिक रेवोल्यूशन की अनाउंसमेंट थी। ये ऐसा था जैसे लिटरेचर को नई जिंदगी मिल गई हो। द हार्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। अब सवाल ये है, रोमांटिक पोइट्स आखिर चाहते क्या थे? अगर एक सेंटेंस में जवाब दूं तो दे वांटेड लिटरेचर टू फील अलाइव। उनके नजदीक पोएट्री मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं थी, पोएट्री लिविंग एक्सपीरियंस थी, पोएट्री इमोशन थी, इमेजिनेशन थी, वंडर थी, नेचर थी। नेचर मोर देन ट्रीज एंड फ्लावर्स। स्टूडेंट्स, रोमांटिक पोएट्स नेचर को सिर्फ ब्यूटीफुल सीनरी नहीं समझते थे। ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। वर्ड्सवर्थ जब माउंटेन्स देखता था तो उसे सिर्फ माउंटेन्स नहीं नजर आते थे, उसे विजडम नजर आती थी, पीस नजर आता था और स्पिरिचुअलिटी नजर आती थी। नेचर उनके लिए टीचर भी थी, फ्रेंड भी और हीलर भी। इसलिए रोमांटिक पोएट्री में नेचर ऑलमोस्ट एक लिविंग कैरेक्टर की तरह बिहेव करती है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ को द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। अगर रोमांटिक एज का किंग चूज करना हो तो मोस्ट क्रिटिक्स जो हैं वर्ड्सवर्थ का नेम लेंगे। वर्ड्सवर्थ का बिलीफ था कि मॉडर्न सोसाइटी इंसान को नेचर से दूर कर रही है और जब इंसान नेचर से दूर होता है तो अपने आप से भी दूर हो जाता है। उसका फेमस डेफिनेशन है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं, ये रोमांटिक मैनिफेस्टो है। पोएट्री दिल से निकलनी चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगनी चाहिए। अब आते हैं कॉलरिज की तरफ, जिसे द विजर्ड ऑफ इमेजिनेशन कहा जाता है। अगर वर्ड्सवर्थ नेचर का पोएट था तो कॉलरिज इमेजिनेशन का मैजिशियन था। उसकी पोएट्री पढ़कर लगता है आप ड्रीम वर्ल्ड में एंटर हो गए हैं। घोस्ट शिप्स, स्ट्रेंज विजन्स, मिस्ट्री, मैजिक, सुपरनैचुरल एडवेंचर्स। अब आते हैं द कॉमन मैन बिकम्स अ हीरो। अब स्टूडेंट्स, एक और रेवोल्यूशन देखिए। पुराने लिटरेचर में किंग्स और नॉबल्स हीरोज होते थे। रोमांटिक पोइट्स ने कहा हीरो सिर्फ किंग क्यों हो, फार्मर भी हीरो हो सकता है, शेफर्ड भी, विलेजर भी, आम इंसान भी। और इसीलिए रोमांटिक पोएट्री ऑर्डिनरी पीपल की तरफ मूव करती है। रोमांटिक राइटर्स इमेजिनेशन को बहुत हाई स्टेटस देते थे। उनके नजदीक इमेजिनेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं थी, ये क्रिएटिव पावर थी, एक ऐसी पावर जो दुनिया को नए अंदाज में देख सकती थी। इसीलिए रोमांटिक एज को कई क्रिटिक्स द एज ऑफ इमेजिनेशन भी कहते हैं। अब मेन फीचर्स की बात करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिक एज, लव ऑफ नेचर, इमोशन, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म, कॉमन मैन, सुपरनैचुरलिज्म एंड फ्रीडम।
अब आते हैं मेजर रोमांटिक पोइट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसे पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसे पोइट ऑफ इमेजिनेशन कहा जाता है। पीवी शैले, जिसको पोइट ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है। जॉन कीट्स, पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। लॉर्ड बायरन, हु इज कंसिडर्ड एज द पोइट ऑफ रेबेलियन। सो स्टूडेंट्स, रोमांटिक एज वाज नॉट जस्ट अ लिटरेरी पीरियड, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ everything that makes us human, our emotions, our dreams, our imagination, our connection with nature। और शायद रोमांटिक पोइट्स का मैसेज कुछ ऐसा था, दुनिया को सिर्फ समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस भी करो। तो ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।